वो एक हसीन, दिलफरेब और जिंदगी से भरपूर लड़की थी। खूबसूरत, शोख और चंचल। जिंदगी की रंगीनियों को भरपूर तरीके से जीने वाली इस हसीन लड़की को उसी के घर में बेदर्दी और बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। 40 बरसों तक उसका कातिल नहीं ढूंढा जा सका। 40 बरसों के बाद ड्रामाई तरीके से कोका कोला की एक केन के जरिए उस लड़की का कातिल हैरत अंगेज तौर पर गिरफ्तार हुआ। 40 साल तक किसी को इल्म ही नहीं हो सका कि कातिल कौन था, मगर जब कातिल सामने आया तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। नाज़रीन, ये 1981 का साल था। अमेरिकी रियासत कोलोराडो की रहने वाली 34 साल की सिल्विया एक कामयाब आर्किटेक्चर थी। तारीखी इमारत में छुपी तारीख को खोजना उसका शौक था। पुरानी तारीखी इमारतों के असलूब को नए अंदाज में ढालकर जदीद तर्ज के नक्शे बनाना सिल्विया को बहुत अच्छा लगता था। इसके साथ साथ सिल्विया शादी के लिए खुसूसी केक बनाने में भी बहुत महारत रखती थी, और ये इसका एक कामयाब कारोबार भी था, क्योंकि शादी के स्पेशल केक्स बहुत महंगे फरोख्त होते थे। इसलिए सिल्विया का ये केक बनाकर फरोख्त करने का कारोबार बहुत कामयाबी से दौड़ रहा था। सिल्विया एक आज़ाद ख्याल और माली तौर पर मुस्तहकम लड़की थी। यूरोपी कल्चर की तरह सिल्विया अपनी ज़िंदगी में खुद मुख्तार थी और वालिदैन से अलग रहती थी, लेकिन उसने वालिदैन के घर के करीब ही अपना एक मकान खरीद रखा था, जहां वो बगैर किसी डिस्टर्बेंस के अकेली रहती थी। इमारतों के नक्शे बनाने के लिए सिल्विया को पुरसुकून माहौल की ज़रूरत थी। इसलिए सिल्विया ने अपने वालिदैन के साथ रहने की बजाय अकेले रहने का फैसला किया था। उसके वालिद विलियम अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और सुबह की चाय या कॉफ़ी पीने के लिए अपनी बेटी के घर जाना उनका मामूल था, जो कि उनके घर से सिर्फ 150 फीट ही दूर था। ये 4 अगस्त 1981 का एक गर्म दिन था। सिल्विया के वालिद विलियम रोज़ाना की तरह सुबह 8 बजे अपनी बेटी के घर कॉफ़ी पीने और उसकी खैरियत दरियाफ्त करने गए। जब वो अपनी बेटी के घर पहुंचे तो खिलाफे मामूल आज सिल्विया के घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, जो कि एक हैरत अंगेज बात थी। सिल्विया के वालिद तेजी से दरवाजे के जरिए अंदर दाखिल हुए और बेटी को आवाज़ें दी, सिल्विया, सिल्विया। 2-3 मरतबा आवाज़ देने के बावजूद घर में किसी किस्म की कोई हलचल पैदा न हुई। पूरे घर में सन्नाटा था, एक गहरा सुकूत और मौत की सी खामोशी। सिल्विया के वालिद को यह सब कुछ बहुत गैर मामूली सा महसूस हुआ। वो तेजी से आगे बढ़े और अंदर दाखिल हुए। एक दहला देने वाला मंजर उनका मुंतजिर था। सिल्विया की बरहना लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। उसका मुंह तौलिए से ढका हुआ था, लेकिन उसके जिस्म पर कोई कपड़ा मौजूद नहीं था। उसके सीने और पेट पर चाकू की तेज धार से लगाए गए जख्म थे। उसके दोनों हाथ उसकी शर्ट से बंधे हुए थे। उसके दोनों हाथों को पीछे ले जाकर उसी की शर्ट से बांधा गया था। उसकी लाश के गिर्द खून का तालाब सा बना हुआ था और वो अपने ही खून में लथपथ पड़ी हुई थी। उसकी लाश बेड से नीचे पड़ी हुई थी और बेड की चादर, कालीन, फुटमैट और उसके चेहरे पर पड़ा हुआ तौलिया सब उसके खून से सुर्ख थे। सिल्विया के वालिद ये मंजर देखकर तेजी से बेटी की लाश की जानिब बढ़े और इसके चेहरे से तौलिया हटाकर देखा। सिल्विया के माथे पर गोली मार दी गई थी। सिल्विया के चेहरे पर अजियत के तासुरात गोया मुंजमद हो चुके थे।
लाश के चेहरे पर कर्ब के आसार नुमायां थे। साफ लग रहा था कि सिल्विया का जिनसी इस्तेहसाल किया गया है। उसके सीने पर चाकू के बेरहमाना वार किए गए और आखिर में उसके माथे पर गोली मारकर उसको बेदर्दी के साथ बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। सिल्विया के वालिद ने जल्दी से टेलीफोन का रिसीवर उठाकर पुलिस इमरजेंसी नंबर डायल करने की कोशिश की, लेकिन टेलीफोन की तार कटी हुई थी। उस जमाने में मोबाइल फोन्स को इजाद हुए अभी चंद ही साल गुजरे थे और हर शख्स के पास मोबाइल फोन नहीं था। सिल्विया के वालिद दौड़ते हुए अपने घर गए और पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस और फोरेंसिक टीमें सिल्विया के घर पहुंची और सिल्विया के वालिद ने उनको बताया कि बेटी के बरहना जिस्म पर तौलिया उन्होंने डाला है। पुलिस वालों ने सिल्विया के जिस्म से वह तौलिया हटा दिया और फोरेंसिक डिपार्टमेंट वाले मुख्तलिफ जावियों से क्राइम सीन की फोटोज बनाने लगे। सिल्विया की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करने के लिए तफ्तीश का आगाज कर दिया। फोरेंसिक डिपार्टमेंट को शवाहिद मिले कि बेडरूम की खिड़की को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो खिड़की काफी मजबूत होने की वजह से कातिल के लिए उसको तोड़ना मुश्किल था। जबकि बाथरूम की खिड़की टूटी हुई पाई गई। ये बाथरूम घर की पिछली जानिब वाक़या था और वहां से घर की जानिब एक और रास्ता भी था, लेकिन वहां काफी लंबी लंबी झाड़ियां थी, जिसकी वजह से वो रास्ता बंद रहता था। पुलिस को इन्हीं झाड़ियों से टूटी हुई खिड़की के शीशे भी मिल गए। पुलिस को इस घर से बहुत से फोरेंसिक एविडेंस मिले। सिल्विया के बेडरूम में बहुत खून फैला हुआ था। उसकी पूरी बेडशीट, तकिए, डोरमैट, ये सब कुछ खून से रंगा हुआ था। वहां पुलिस को एक चाकू भी मिला, जिसको बड़ी हिफाजत से महफूज कर लिया गया। चूंकि सिल्विया की लाश बगैर कपड़ों के मिली थी, इसलिए ये शक किया जा रहा था कि सिल्विया के साथ जरूर ज्यादती की गई है। ज्यादती का सबूत हासिल करने के लिए सिल्विया के जिस्म के मखसूस आज़ा से कुछ नमूने और शवाहिद इकट्ठे किए गए। फोरेंसिक टीमों ने तकिया, तौलिया, चाकू, बेडशीट, डोरमैट और शर्ट जिससे सिल्विया के हाथ बांधे गए थे, उन सबको अपनी कस्टडी में ले लिया और उनको तफ्तीश के लिए फोरेंसिक लैब में भिजवा दिया गया। पुलिस तफ्तीश में ये बात सामने आई कि सिल्विया ने रात 11 बजे अपनी छोटी बहन से टेलीफोन पर काफी देर बातचीत की थी। इस तरह यह बात तो कंफर्म हो गई कि कातिल रात 11 बजे के बाद ही सिल्विया के घर में दाखिल हुआ था और उसी ने टेलीफोन की तार काट दी थी। कुछ दिन बाद सिल्विया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई, जिसमें कत्ल की वजूहात साफ थी। पहले सिल्विया के साथ ज्यादती की गई। उसने खुद को बचाने के लिए कातिल के साथ जोर आजमाई भी की थी, जिसकी वजह से उसके हाथों के कुछ नाखून भी टूट गए थे। कातिल ने 3 मरतबा उसके पेट और सीने पर चाकू के वार किए। गहरे जख्मों और फेफड़ों के कट जाने की वजह से वो बुरी तरह घायल हो गई। कातिल की जानिब से उसकी गर्दन दबाने की भी कोशिश की गई। आखिर में कातिल ने सिल्विया के माथे पर गोली मारकर उसको कत्ल कर दिया। 1981 में साइंस इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी और ना ही फोरेंसिक डिपार्टमेंट वालों के पास वो जदीद मशीनें थीं कि जिसके ज़रिए तमाम शवाहिद की बारीक बीनी से तहकीकात में मदद मिल सकती। पुलिस की जानिब से तहकीकात का सिलसिला जारी रहा और सिल्विया के कत्ल के 2 साल बाद फोरेंसिक साइंसदान एक ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हो गए कि जिसकी मदद से DNA को निहायत आसानी से देखा जा सकता था। बिलाखिर 1983 में, यानी सिल्विया के कत्ल के 2 साल बाद मालूम हुआ कि सिल्विया के जिस्म, तौलिए, बेडशीट और जिस शर्ट से उसके हाथ बांधे गए थे उस पर किसी और का DNA भी मौजूद था। DNA की शनाख्त तो हो गई, मगर मुश्किल ये थी कि ये इतनी कम मिकदार में था कि उसको इन चीज़ों से हटाकर मैचिंग के लिए कहीं और भेजना
मुमकिन नहीं था। वक्त गुजरता गया और रफ्ता रफ्ता साइंस भी तरक्की करती चली गई। फिर वक्त आया सन 2000 का, जब आखिरकार सीबीआई ने उस दूसरे डीएनए को डेवलप कर ही लिया और मालूम हुआ कि ये डीएनए एक मर्द का था। क्राइम ब्रांच ने एफबीआई के डाटा सिस्टम में इस डीएनए को डालकर कातिल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मालूम हुआ कि उस डीएनए का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, यानी किसी जराइम पेशा शख्स से वो डीएनए मैच नहीं हुआ। जहां से ये बात तो कंफर्म हो गई कि वो कातिल कभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया और शायद ये इसका पहला और आखिरी कत्ल था। इसी दौरान एक शख्स ने पुलिस से राब्ता किया और एतराफ़ किया कि वो सिल्विया का कातिल है। पुलिस ने फौरी तौर पर जाकर उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया, मगर बाद की तहकीकात से ये बात साबित हो गई कि वो शख्स मुफ्त खाने के चक्कर में जेल जाने का ख्वाहिशमंद था, ताकि उसको कुछ किए बगैर खाना और छत मिल सके। फिर फाइनली साल आया 2020 अपने नाम की तरह क्रिकेट समेत दीगर मामलात में भी काफ़ी फास्ट साबित हुआ। इसी 2020 में एक कंपनी जिसका नाम यूनाइटेड डाटा कनेक्ट था सामने आई। ये कंपनी सेहत के हवाले से की जाने वाली रिसर्चेस के लिए मुख्तलिफ अफराद के डीएनए का रिकॉर्ड अपने पास महफूज रखती थी। सीबीआई ने उसी डाटा कनेक्ट कंपनी से राब्ता किया और उन्हें वो डीएनए फराहम किया जो 40 बरसों से उनके पास महफूज था। यूं डाटा कनेक्ट कंपनी ने 26 मई 2020 को अपने रिकॉर्ड में उस डीएनए को डाला तो गोया चमत्कार और मोजज़ा हो गया। वो डीएनए एक फैमिली ट्री से मैच हो गया, जिसके ख़ानदान में सिर्फ चंद अफराद ही बड़ी उम्र के थे, वरना ज़्यादातर तो कम उम्र थे या बाकी मर चुके थे। एफबीआई ने रफ्ता रफ्ता उस फैमिली के सभी मशकूक अफराद को शामिल तफ्तीश किया और फिर बिलाखिर शक एक ऐसे शख्स पर गया जो 1981 में सिल्विया के घर से 20 किलोमीटर दूर रहता था, मगर अब वो शख्स निब्रास्का की जगह पर रिहाइश पजीर था। एफबीआई ने इस मशकूक शख्स के घर के बाहर चक्कर लगाना शुरू कर दिए और मुख्तलिफ एजेंट भेस बदल कर वहाँ आने जाने लगे। इसी दौरान इसी मशकूक शख्स से एक बूढ़ा शख्स बाहर निकला। उसके हाथ में कचरे का थैला था। इस अधेड़ उम्र शख्स ने वो कचरे का शापर कचरे के ड्रम में फेंका और वापस चला गया। पुलिस ने इस कचरे के डब्बे से वो शापर निकाला और इसकी तलाशी ली। उस शख्स के फेंके गए कचरे से पुलिस वालों को एक स्टोर पर की गई खरीदारी का बिल मिला, जो कि उसी शख्स के नाम पर था जिस पर पुलिस वालों को शक था। इस बिल में एक कोका कोला की केन भी शामिल थी, जिसका फ्लेवर वनीला था, और उसने इत्तेफाक से वनीला फ्लेवर की कोका कोला का खाली केन भी उसी कचरे में शामिल था। पुलिस ने एहतियात से उस केन को महफूज किया और इसको तहकीकात के लिए फ्रांसिक डिपार्टमेंट भिजवा दिया, जहां जब मुबैना कातिल के डीएनए और उस कोका कोला वनीला फ्लेवर के केन पर मौजूद डीएनए को मैच किया गया तो वो डीएनए कातिल के डीएनए से मैच कर गया। एफबीआई इस मुअम्मे को बिलाखिर हल करने में कामयाब हो ही गई। एफबीआई वाले वापस निब्रास्का गए और वहां उन्होंने गिरफ्तार किया 62 साल के डेविड नामी शख्स को, जिसने आज से 40 साल कबल सिल्विया को बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया था। उस वक्त कातिल की उम्र 22 बरस थी। गिरफ्तारी के वक्त डेविड ने मुज़ाहमत की कोशिश की, क्योंकि उसने तो ख्वाब में भी कभी तसव्वुर नहीं किया था कि वो कत्ल करने के 40 साल बाद गिरफ्तार भी हो सकता है। अदालती ट्रायल के दौरान डेविड ने इंकशाफ किया कि सिल्विया का कत्ल उसके बॉयफ्रेंड ने किया था, जो कि गुस्सीला और मुश्तइल मिजाज का शख्स था, और सिल्विया की फैमिली को भी इस बात का इल्म था। डेविड ने पुलिस पर ही नाकिस तफ्तीश का इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने सिल्विया के बॉयफ्रेंड को शामिल तफ्तीश किया ही नहीं, लेकिन पुलिस वालों ने तमाम सबूत अदालत के सामने पेश किए
जिसमें वाज़ेह था कि सिल्विया के जिस्म, बेडरूम, चादर, तौलिए और डोर मैट से फोरेंसिक डिपार्टमेंट को सिर्फ डेविड का ही डीएनए मिला था, जबकि किसी और का डीएनए मिला ही नहीं। इस तरह ये बात साबित होती है कि सिल्विया का कातिल सिर्फ और सिर्फ डेविड ही है। तहकीकात में मालूम हुआ कि कातिल डेविड सिल्विया का जिनसी इस्तेहसाल करने की नीयत से उसके घर में दाखिल हुआ, ज़्यादती की और बेरहमी से उसको कत्ल कर दिया। सिल्विया के कातिल को 40 बरसों बाद गिरफ्तार कर लिया गया और उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। जज ने फैसला लिखने के बाद ये बात भी कही, अगर किसी के साथ बेइंसाफ़ी हुई है तो वो उम्मीद का दामन मत छोड़े। पुलिस और फोरेंसिक डिपार्टमेंट आपकी मदद करेगा और आपको इंसाफ मिलेगा। और जो लोग जराइम के रास्तों के मुसाफिर हैं और कभी गिरफ्त में नहीं आए, वो याद रखें, पुलिस आपके पीछे आ रही है।